हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीईएस क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीकली करंट अफेयर्स। ठीक है, तो वीकली करंट अफेयर्स रहेगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और साथ में हम फ्लो चार्ट्स और शॉर्ट नोट्स की हेल्प से हमारा पूरा कंटेंट रहेगा। और इससे क्या बेनिफिट रहता है कि बिफोर द एग्ज़ाम आप कंटेंट को रिवाइज कर सकते हो और वो कंटेंट भी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, बोरिंग नहीं बनता। ठीक है, तो बाकी हम बात करें 8 से लेकर 14 जनवरी तक जो भी हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। ये सेकंड वीक ऑफ जनवरी का करंट अफेयर है। फर्स्ट वीक जनवरी का हमने डिस्कस कर लिया है, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी करंट अफेयर लिया जा रहा है मेरे द्वारा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, पहले हम बात करते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात करते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है, नैम जिसको हम बोलते हैं, इसका 19th एडिशन कहाँ पे देखने को मिला है? युगांडा में। ओके, हमारे जयशंकर जो मिनिस्टर हैं वो विज़िट किया उन्होंने, कहाँ पे? युगांडा में विज़िट किया। तो हम ये बोलेंगे 19th नैम हमें जो है वो युगांडा में देखने को मिल रही है। और एक चीज़ और, ये जो हमारी सबमिट है, ये 15 से 20 जैन तक। ठीक है, तो 15 से 20 जैन तक हमारी ये समिट जो है वो देखने को मिलेगी। ओके, तो हमारी 19th, हम बात करें 19th समिट है जो कहाँ पे हुई है? युगांडा में। और टाइम पीरियड दिया गया है 15 से लेकर 20 जैन तक हमें ये समिट जो है वो देखने को मिली है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 120 डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस पर्टिकुलर, हम बात करें समिट में। और मेन एम, मेन गोल क्या है नैम का? हम ये बोलेंगे, ये बेसिकली जो समिट हुई इसमें यही बोला गया कि हमें फोकस करना है किस किस बात की डिस्कशन पे? हमें ग्लोबल कोऑपरेशन बनाए रखना है, हमें ग्लोबल सॉलिडेरिटी बनाए रखनी है, हमें कॉमन गोल्स को अचीव करना है। जैसे पॉलिटिक्स के कॉमन गोल, इकोनॉमिक के, कल्चर के। ठीक है, तो इन सबको हमें क्या करना है? अचीव करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तमिलनाडु की। बात करते हैं तमिलनाडु, बड़ा ही ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि तमिलनाडु में लेपर्ड अटैक हमें देखने को मिलते हैं और 2 लोगों की जान चली जाती है ना। उसके बाद हम ये बोलेंगे, गवर्नमेंट जो है उन्होंने अनाउंस किया और उन्होंने ये बोला कि 10 लाख का जो है वो कंपनसेशन दिया जाएगा जो विक्टिम्स की फैमिलीज़ हैं उनको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट आगे निकल कर आई है? वो है जी तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मनहित ऐप की बात करते हैं। तो मनहित ऐप जो है ये प्रमोट करता है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में, कि जो मेंटल हेल्थ है उसको हमें क्या करना है, लोगों की जो है उसके बारे में लोगों को बताना है, जागरूक करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है उसको प्रमोट करेगा। और एक चीज़ और, ये प्रमोट करता है कि हमें जो है अच्छा खाना खाना चाहिए, हेल्दी चीज़ों को खाना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना चाहिए। और ये सब कुछ किया जाएगा थ्रू द प्रसादम। ठीक है, तो प्रसादम आप देख सकते हो। तो बेसिकली ये क्या है? एक नेशन फर्स्ट हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट है, कहाँ पे? उज्जैन में, जो कि ओपन की गई है रिसेंटली। किसके द्वारा? हम ये बोलेंगे, हम बात करें मनसुख मांडविया। ठीक है, तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर इनके द्वारा ये, हम बात करें वर्ल्ड की, सॉरी, हमारी जो कंट्री की पहली हेल्थ एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट बन जाती है, जिसकी इनॉग्रेशन की गई है, जिसका नाम क्या है? प्रसादम। ओके, तो ये भी याद रखो, इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता देता हूँ, मैंने क्या बोला? मैंने पहले आपको ये बोला कि मनहित ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा और ये प्रमोट क्या करेगा? मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में। ठीक है, लोगों को जागरूक करेगा मेंटल हेल्थ के बारे में, पहली बात। फिर हम बात करते हैं मनहित ऐप के थ्रू लोगों को ये भी बताया जाएगा कि हमें एक अच्छा खाना खाना चाहिए, हमें हेल्दी चीज़ों को खाना चाहिए। और वो सब कुछ कैसे प्रमोट किया जाएगा? प्रसादम के थ्रू। ठीक है, प्रसादम है क्या? प्रसादम हम बोलेंगे हमारे इंडिया का जो है पहला हेल्दी और हाइजीनिक फूड स्ट्रीट ओपन की गई है, कहाँ पे? उज्जैन में। और उसको ओपन किसने किया? हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जो है इनके द्वारा। और हम बात करें, हमारी ये कंट्री की पहली हेल्थी और हाइजीनिक फूड स्ट्रीट बन जाती है, जिसकी इनॉग्रेशन की गई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसकी इनॉग्रेशन की गई है, जिसका नाम क्या है जी? प्रसादम। ठीक है, तो यह आप हल्का सा रखो, कहाँ पे ओपन की गई है? उज्जैन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड की बात करते हैं। तो ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड की हम बात करें, सबसे ज़्यादा अवार्ड जीतने वाली मूवी कौन सी बन जाती है? तो आप मूवी का नाम देख सकते हो, थोड़ा डिफ़िकल्ट नेम है, आप अपने हिसाब से इसे पढ़ सकते हैं। ओपन हैमर। ठीक है, तो अपने हिसाब से इसे आप देख लो। ठीक है, ये मूवी ने सबसे ज़्यादा जो है वो अवार्ड्स जीते हैं। बेस्ट मूवी का अवार्ड इनको मिला है मल्टीपल कैटेगरीज़ में। और हम बात करेंगे कि बेस्ट मेल एक्टर जो है, तो बेस्ट मेल एक्टर के लिए भी इसी मूवी को अवार्ड दिया गया है और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए भी इसी मूवी को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बारबी की। अगर मैं बात करूं तो पहली ये अवार्ड, फर्स्ट एवर अवार्ड बारबी को जो है वो दिया गया और इसने जीता है कौन सा अवार्ड? सिनेमैटिक एंड बॉक्स ऑफिस अचीवमेंट।
ये वाली कैटेगरी में इसने अवार्ड को जीता है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया रखो, अगर तो पूछा जाएगा तो एमसीक्यू में आपको थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस की बात करते हैं। तो आपको पता है 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस हुई है ऑन ई गवर्नेंस। कहाँ पे हुई है? गुवाहाटी। गुवाहाटी आपको पता है कहाँ पे? असम में। और बेसिकली क्या था, ये एमओयू जो है वो साइन हुआ था असम की गवर्नमेंट और जतिंदर सिंह जो है उनके बीच में। और ये 2 दिन की हम बात करेंगे, रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई है ई गवर्नेंस के ऊपर। और इस कॉन्फ्रेंस का मेन गोल, मेन एम, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि प्राइम मिनिस्टर विजन ऑफ सुशन थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये इसको बेसिकली इम्प्लीमेंट करना है। तो ये आप देख सकते हो, ये मेन गोल, मेन हम बोलेंगे एजेंडा है किसका, इस कॉन्फ्रेंस का। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट की बात करते हैं। तो इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट कहाँ पे हुआ है? गोवा में हुआ है। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? स्टेट कमिश्नर्स ऑफिस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो हम बात करें डिसेबल जो हैं वो क्या करेंगे, अपने टैलेंट को शो केस करेंगे थ्रू देयर म्यूज़िक, थ्रू देयर डांस, थ्रू देयर एंटरटेनमेंट। तो हमारे डिसेबल भाई जो हैं वो क्या करेंगे, अपने टैलेंट को शो करेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। एंड दैट टू प्रमोट इंक्लूसिविटी ऑन द ग्लोबल स्केल। ठीक है, तो ये आप हल्का सा आइडिया रखो इसके बारे में। बस आपको यही पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट जो है वो कहाँ पे हुआ है इस बार का, तो हम बात कर लेंगे वो कहाँ पे हुआ है। वो हुआ है जी गोवा में। तो ये बस याद रखो। बाकी यहाँ पे टैलेंट को शोकेस किया जाता है। ठीक है, तो ये आप हल्का सा इसके बारे में भी आइडिया रख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रीलंका टूरिज़्म की बात करते हैं। तो इंडिया जो है इसने टॉप किया है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि श्रीलंका में अगर देखा जाए 2023 में सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट आए हैं वो कहाँ से आए हैं? इंडिया से आए हैं। तो इंडिया से अच्छा खासा हम बात करेंगे लोग गए श्रीलंका में। ठीक है, तो श्रीलंका में गए तो ऑब्वियस ही बात है श्रीलंका का रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ करेगा टूरिज़्म की इंडस्ट्री में। तो वही देखा, प्राइमरी सोर्स बना है जी टूरिस्ट का कौन? श्रीलंका, इंडिया की तरफ से। ठीक है, तो इंडिया से बहुत लोग गए हैं श्रीलंका में एज ए टूरिस्ट। तो हम ये बात करें 3 लाख इंडियन विजिटर्स जो है वो कहाँ पे गए हैं जी? श्रीलंका। ठीक है, तो हम बात करें यहाँ पे टूरिज़्म को अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है श्रीलंका की। श्रीलंका की इकोनॉमी भी हमारी ग्रो करती हुई देखने को मिली 2023 की। 2.1 यूएस बिलियन डॉलर की इकोनॉमी हमारी रेज़ की है। किसके कारण? जो हमारे यहाँ से इंडियन विजिटर्स गए हैं श्रीलंका में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन रेलवेज़ की बात कर लेते हैं। तो इंडियन रेलवेज़ की हम बात करें तो इंडियन रेलवेज़ जो है वो इलेक्ट्रीफाइड हुई हैं। तो आप ये बोल सकते हैं 2023 में 6577 किलोमीटर आप देख सकते हो इतनी लेंथ बताई जा रही है जो कि रेल जो है इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है। तो आप बोल सकते हो टोटल रूट कितना हमारा रेल का? 61,508 किलोमीटर, यानी कि 61,508 किलोमीटर। उसकी 93.8% हमने रेल जो है वो क्या कर दी है? इलेक्ट्रीफाइड कर दी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदानी की बात करते हैं। अदानी ग्रुप जो है इसने एमओयू जो है वो साइन किया है तमिलनाडु के साथ। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे तमिलनाडु के साथ एमओयू साइन किया गया, जिसमें ये बोला है कि अदानी ग्रुप क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा 42,700 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तमिलनाडु स्टेट में इन्वेस्टमेंट की जाएगी अदानी ग्रुप के द्वारा। और ये बेसिकली जो है बात कहाँ पे की गई थी? ये तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुआ था 2004 का, उसमें इन्वेस्टमेंट करने की अदानी ग्रुप ने बात की थी कि वो इतना पैसा जो है वो तमिलनाडु स्टेट में जो है वो इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन स्कीम की बात कर लेते हैं। और हम ये बात करेंगे कि 3 सिटीज़ भोपाल, इंदौर और उदयपुर है ना, ये 3 सिटीज़ जो है इनकी नॉमिनेशन की गई है इंडिया के द्वारा। किसके लिए? WCS यानी कि वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन स्कीम जो है उसके लिए की गई अंडर द रामसार कन्वेंशन। तो ये 3 सिटीज़ जो है इनकी नॉमिनेशन में इनको रखा गया है। तो आपको पता है कि WCAS है कि इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। जब हमारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 12 जब हुआ था उस समय इसको लॉन्च किया गया था, जिसका मेन गोल यही था कि हमें क्या करना है? कंजर्वेशन जो है इसको इनकरेज करना है, कंजर्वेशन को जो है बनाए रखना है पेरी अर्बन और अर्बन वेटलैंड्स के अलोंग। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका गोल एजेंडा था। तो अब यहाँ पे वही गोल एजेंडा को फुलफ़िल करती हुई कौन सी सिटीज़ देखने को मिल रही है? भोपाल, इंदौर और उदयपुर। इसलिए इन 3 सिटीज़ की नॉमिनेशन में इनको रख दिया गया है इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तो आप नॉमिनेशन में याद रखो, इसको नॉमिनेशन में रखा हो 3 सिटीज़ को। ये हमारे जो WCAS की जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव थे उसको फुलफ़िल करती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लांजिया साउरा की बात करते हैं। बेसिकली एक पेंटिंग है, उड़ीसा की पेंटिंग है, इसको GI टैग जो है रिसेंटली दिया गया है। और हम बात करें यही नहीं बल्कि हम बात करें खजूरी गूड़ा। ठीक है, ये बेसिकली एक जैगरी है, तो इसको भी GI टैग जो है वो दिया गया। और इसके साथ हम बोलेंगे कि 5 और कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको उड़ीसा के ही सारे ये बिलोंग करते हैं, जिनको GI टैग जो है वो दिया गया है।
तो अब हम ये बोलेंगे उड़ीसा के कितने जीआई टैग अभी तक प्रोडक्ट्स को दे दिया गया है। तो अब तक हम बात करें तो 25 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग दे दिया गया जो कि बिलोंग करते हैं फ्रॉम द उड़ीसा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आदि केकिर की बात करते हैं। ये भी एक हाथों से बनाया है वो एक कारपेट है। इसको भी जीआई टैग दिया गया है। ये अरुणाचल प्रदेश का है। और हम बात करें कि ये किसके द्वारा बनाया जाता है, तिब्बतन सेटलर्स जो हैं इनके द्वारा ये कारपेट्स बनाए जाते हैं। और इसी के साथ हम बात करें जीआई टैग यही वेंचू वुडन जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश की है। इसको भी जीआई टैग जो है वो दे दिया गया है जो कि अरुणाचल प्रदेश। तो आप देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश के दो प्रोडक्ट्स हैं, एक वेंचू वुडन और एक आ गया आपका हाथों से बनाया हुआ कारपेट। ठीक है, तो जिसका नाम क्या है, अदी केकिर। ठीक है, तो इसको जीआई टैग दिए गए दो प्रोडक्ट्स को, ये याद रखो अरुणाचल प्रदेश के। नेक्स्ट हम बात करें स्नो लेपर्ड की बात करते हैं तो किर्गिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया है कि स्नो लेपर्ड जो है उनका एक नेशनल सिंबल अब बनेगा। ठीक है, वो इसलिए ने ऐसा किया क्योंकि ताकि स्नो लेपर्ड की कंजर्वेशन की जा सके और इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एमवी लीला नॉरफॉक की बात करते हैं। तो एमवी लीला नॉरफॉक जो है ये कार्गो शिप है। बेसिकली इसको क्या था, एक हाईजैक कर दिया गया था। कहाँ पे हम बात करें, सोमालिया के ही ऑफ कोस्ट पे रात को 4 जनवरी में। ठीक है, तो 4 जनवरी को इसको हाईजैक कर दिया गया था रात के समय में। और अब ये बोला गया इस कार्गो शिप को रेस्क्यू कर दिया गया है। ठीक है, इसको एस्केप कर दिया गया है फ्रॉम यहाँ से सोमालिया कोस्ट से। तो यही हमारे इंडियन जो हम बात करें हमारा मार्कोस क्या है, एक एलाइट कमांडो है, इनके द्वारा ऑपरेशन चलाया गया और उसी ऑपरेशन के थ्रू कार्गो शिप को जो है वो क्या कर दिया गया, रिलीज़ कर दिया गया है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पृथ्वी स्कीम की बात करते हैं। पूरा नाम है पृथ्वी विज्ञान स्कीम। तो इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा। और इस स्कीम में यही चीज़ बोली गई है कि क्या किया जाएगा, हमारी अर्थ जो है उसको अंडरस्टैंड किया जाएगा और उसकी इंपॉर्टेंट साइंस जो है उनको अंडरस्टैंड किया जाएगा। ठीक है, कुछ वार्निंग्स दी जाती है अर्थ के द्वारा। हम अर्थ को जब गंदा करते हैं तो कुछ वार्निंग सिग्नल्स आते हैं, हमें उनको जो है वो समझना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो उसको समझो, उससे पहले ही कुछ एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। तो वही चीज़ बोलेंगे हमारा यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है। इसके थ्रू क्या किया जाएगा, अर्थ को समझा जाएगा और उसके वाइटल साइंस को भी समझा जाएगा। और इसमें एलोकेट गवर्नमेंट ने किया है कि 4797 करोड़ रुपीज़ का खर्च किया जाएगा। ठीक है, इतना फ़ंड बाहर निकाला हुआ जो कि 2021 से लेकर 2026 तक जो है इस फ़ंड को एलोकेट किया है। और मेन में एम मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या किया जाएगा, रिसर्च की जाएगी, मॉडलिंग की जाएगी और सर्विस डिलीवरी की जाएगी ऐसे क्रूशियल एरियाज़ पे जहाँ पे सर्विस की रिक्वायरमेंट है। जैसे ओशन में कोई चीज़ घटना होती है, वहाँ पे पोलर रीजन्स में वेदर क्लाइमेट कोई कैलामिटी होती है, तो उधर से बंदे को रेस्क्यू करने के लिए बेसिकली सर्विस डिलीवरी का प्रॉपर जो है वो मैनेज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली वही आप मानकर चलो पृथ्वी विज्ञान स्कीम जो है लॉन्च की गई है, जिसमें यही बोला गया हमने अर्थ को समझना है, अर्थ के वाइटल साइंस को समझना है। और कुछ ऐसी मिस हैपनिंग होती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी सर्विस डिलीवरी करनी पड़ेगी ओशंस में। ठीक है, उसके बाद सीज़ में। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कोई क्लाइमेट वेदर क्लाइमेटीज़ होती है वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, और पोलर रीजन्स में। ठीक है, तो ये हल्का सा आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखो। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिम्स्टेक की बात कर लेते हैं। तो नए सेक्रेटरी जनरल बिम्स्टेक के जो है वो अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम क्या है, इंदिरा मणि पांडे। ठीक है, तो 4th सेक्रेटरी जनरल बन जाते हैं बिम्स्टेक के। तो ये 3 साल के लिए जो है वो टेन्योर में रहेंगे एज ए सेक्रेटरी जनरल। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, तंजीन हम बात करें तंजीन लैकिल को, सॉरी लैकफिल को। ठीक है, लैकफिल, ये LEKFEL है। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी ठीक कर लो इसके। और भूटान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तभी मैं देख रहा था ये स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए थे, ये आपके एक्यूरेट स्पेलिंग है। ठीक है, तो ये आप इसके स्पेलिंग ये कर लो। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं ADB की बात करते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं। रिसेंटली एक और अपॉइंटमेंट देखने को मिली, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ED बनाए गए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के, जिनका नाम क्या है, विकासशील। और इनको 3 साल के जो है वो अपॉइंट किया गया एज ए ED के तौर पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरविंद पनागरिया जो है, इनकी बात करते हैं। तो अरविंद पनागरिया जो है ये नए चेयरमैन बने हैं 16 फाइनेंस कमीशन के। और आपको पता है कि जो फाइनेंस कमीशन का टास्क है कि सबमिट करनी है इनको रिपोर्ट आने वाले 2025 के 31 अक्टूबर से पहले पहले तक। ठीक है, ये रिपोर्ट इनको सबमिट करनी है फाइनेंस कमीशन को। और अरविंद जो हैं, ये अरविंद पनागरिया जी हैं जो ये क्या करेंगे, 5 साल का टेन्योर इनको मिलेगा एज ए चेयरमैन के तौर पे। उनका टेन्योर कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल 2026 से इनका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 25 दिसंबर की बात करें तो रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है, डिक्लेयर कर दिया कि 25 दिसंबर को वो तबला डे सेलिब्रेट किया जाएगा मध्य प्रदेश में, हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा।
बेसिकली ऐसा क्यों, क्योंकि ग्वालियर में क्या हुआ, 1300 तबला की परफॉर्मेंस देखने को मिली, यानी कि 1300 तबला परफॉर्मर जो है उन्होंने एक साथ जो है तबला बजाया ग्वालियर में, इसलिए उनको गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है वो दर्ज कर दिया गया। इस बेसिस में हम बात करेंगे कि 25 दिसंबर को ये होता है, जिसके कारण 25 दिसंबर को अब डिक्लेयर कर दिया है तबला डे, जो कि हर साल जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करें डेजर्ट साइक्लोन 2024 की बात करें, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हमें देखने को मिलती है इंडिया और यूएई के बीच में, ठीक है। तो ये आप डेट याद रखो, 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक हमें एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, जो कि राजस्थान में, ठीक है, जो कि राजस्थान में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हमारे देखने को मिली, किसके बीच में, इंडिया और यूएई के बीच में। बस आपको यही पूछा जाता है कि ये एक्सरसाइज जो है किसके बीच में होती है, बस यही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, और कहाँ पे हुई है, बस ये इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखो, डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, इंडिया और यूएई के बीच में होती है, ठीक है। तो बायलेटरल एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, और कहाँ पे हुई है हमारी, ये राजस्थान में। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं राहुल रसगोत्रा जी की बात करते हैं, नए डीजी अपॉइंट किए गए आईटीबीपी के। अब आईटीबीपी की फुल फॉर्म क्या है, ये है जी आपके लिए होमवर्क, मुझे कमेंट में सब बच्चे बताएंगे ये, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, मैं हमेशा वही चीज़ें पूछता हूँ जो इजी होती हैं, और साथ में ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे बट पता होना चाहिए, ठीक है। आप प्रिपरेशन कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो आपको आईटीबीपी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आईटीबीपी की फुल फॉर्म आप सब बच्चे नीचे कमेंट में बताओगे। तो बस न्यूज़ यही है कि राहुल रसगोत्रा जो है उनको न्यू डीजी जो है वो अपॉइंट किया गया, और सीआरपीएफ के डीजी ने अपॉइंट किए गए हैं अनीश दयाल सिंह, इनका नाम भी याद रखो। और सीआईएसएफ के नए डीजी अपॉइंट किए गए हैं नीना सिंह, ठीक है। तो पहली वुमेन बन जाती जो कि सीआईएसएफ को हेड करेंगी, ये भी आप याद रखो। नेक्स्ट हम बात करें डेविड वार्नर की बात करें, तो वन डे इंटरनेशनल जो मैचेस हैं वहाँ से इन्होंने रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर दी है, क्रिकेट की, मतलब ये क्रिकेटर है बेसिकली, ऑस्ट्रेलिया की टीम से खेलते हैं, बैट्समैन है। तो उन्होंने रिसेंटली जो है वो रिटायरमेंट अपनी घोषित की है। नेक्स्ट हम बात करें अनाहत सिंह की बात करें, तो ये स्क्वैश स्पोर्ट्स से रिलेट करती हैं, ठीक है। तो अंडर 19 वुमेन में जो है इन्होंने जो है ये खिताब जीता, मेडल जीता, इसलिए ये न्यूज़ में आ गई। तो हम बात करें 2023 जो स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश है वो कहाँ पे देखने को मिला, एडनबर्ग में, ये भी याद रखो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है JNK से, अगर आप बच्चे तैयारियां कर रहे हो तो JNK के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। उधमपुर जो है इसने 100% सैचुरेशन इन विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है ये पूरे तरीके से अचीव कर लिया है। वो कैसे, क्योंकि हम बोलेंगे यहाँ पे ग्रेट रोड कनेक्टिविटी हमें देखने को मिलती है उधमपुर में। और हम बात करें कि इसने जो हमारा जो डेवलपमेंट प्लान्स के जो भी एजेंडा गोल्स थे उनको भी इसने फुलफ़िल किया, है ना। अच्छी सी कनेक्टिविटी है, अच्छे से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन, अच्छे से जो है वो हम बात करें मोबिलिटी है ना। तो प्रॉपर एक गाड़ियाँ जो है वो चल सकती हैं बिना किसी रुकावट के। तो बोलेंगे कि एंड एफिशिएंट कंप्लीशन ऑफ एरिया डेवलपमेंट प्लान। तो बस अब यही याद रखो कि 100% सैचुरेशन इन विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है इसको अचीव किसने किया है, उधमपुर में। बस आपको यही पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वामित्व स्कीम के बारे में। तो स्वामित्व स्कीम की अगर हम बात करें तो इसको लॉन्च किया गया है 2020 में। अगर हम बात करें स्कीम को लाया गया था, और इस स्कीम के अंदर ये बोला गया था कि प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 35 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स दिए गए थे, ठीक है। जो कि प्रॉपर्टी कार्ड्स को प्रिपेयर किया गया था इसी स्कीम के अंडर, स्वामित्व स्कीम के अंडर। और इस स्कीम को बेसिकली लॉन्च कब किया गया था, पंचायती राज डे जो कि हमारा 24 अप्रैल 2020, तब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। और इस स्कीम के अंडर क्या गया था, प्रधानमंत्री जी ने 35 लाख प्रॉपर्टी कार्ड जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे लोगों को, ठीक है। तो 1.25 करोड़ पंचायती राज कार्ड्स जो हैं वो हम बात करें जो अभी तक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, टेक्नोलॉजी का जो है वो यूज़ किया जाएगा, और उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या होगा, सिटीज़न सेंट्रिक सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। ताकि विलेजेस में, गाँव में भी जो है वो प्रॉपर टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज़ होना चाहिए, और उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से सर्विसेज जो है वहाँ के लोगों को प्रोवाइड हो, ठीक है। तो ये भी आप हल्का सा आइडिया इसके बारे में रख सकते हो, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आर्टिकल क्या है हमारा। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की गई है। तो ये एयरपोर्ट इनाग्रेट किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 30 दिसंबर 2023 में। और कहाँ पे इनाग्रेट किया है, अयोध्या में। आपको पता है अयोध्या में अभी हमें वहाँ पे जैसे कि हमें अयोध्या आपको पता है कि वहाँ पे राम जी जो है, ठीक है, हमें टेम्पल देखने को मिला। तो उसी पे ही हम बात करें कि अयोध्या जो है बड़ा पॉपुलर बन जाता है, तो इसलिए
वहाँ पे एयरपोर्ट की भी इनाग्रेशन की गई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 30 दिसंबर को। दी ये आप हल्का सा आइडिया रखो। नेक्स्ट हम बात करें वृंदावन की, बात करते हैं तो वृंदावन आपको पता उत्तर प्रदेश में है। तो गर्ल्स सैनिक स्कूल जो है उसकी इनाग्रेशन की गई है राणा सिंह जी के द्वारा। तो ये पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल बन जाता है जो कि ओपन किया गया कहाँ पे, वृंदावन, जो कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो इसका बेसिकली अप्रूवल 2019 में ही दे दिया गया था। और आपको ये भी पता है कि हमारा ये टारगेट है कि हमने 100 सैनिक स्कूल्स पूरे भारत में जो है वो स्प्रेड करने हैं। तो उसमें से आप बोल सकते हो ये भी एक एफर्ट है गवर्नमेंट का, जो कि हम देख रहे हैं। ऑल इंडिया सॉरी ऑल गर्ल सैनिक स्कूल जो है वो ओपन किया गया है कहाँ पे, वृंदावन में। तो ये आप हल्का सा आइडिया रखो। नेक्स्ट हम बात करें गुजरात की, बात करें तो गुजरात भी अभी न्यूज़ में था, क्योंकि गुजरात ने जो है अपना नाम गिनेस बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है वो दर्ज कर लिया है। वो कैसे, मास सूर्य नमस्कार किया गया, मतलब कि 108 डिफरेंट लोकेशंस में, जैसे एक लोकेशन, दो लोकेशन, तीन लोकेशन, चार लोकेशन, ऐसे करके 108 डिफरेंट लोकेशंस है। वहाँ पे, यहाँ पे सूर्य नमस्कार किया गया, यहाँ पे भी सूर्य नमस्कार किया गया, यहाँ पे सूर्य नमस्कार किया गया। तो अब देखो मास मतलब लार्ज नंबर ऑफ सूर्य नमस्कार जो है वो देखने को मिला हमें 108 डिफरेंट लोकेशंस में। ठीक है, तो इसके चलते हम बोलेंगे गुजरात को जो है वो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है वो दर्ज कर दिया गया है। और ये बेसिकली सूर्य नमस्कार कहाँ पे किया गया था, गुजरात की हम बात करें मोढेरा सन टेम्पल में। ठीक है, तो एक साथ ही सूर्य नमस्कार हुआ न्यू ईयर के डे, यानी कि 1 जैन को ही, जिसके कारण हम बोलेंगे इसको गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में गुजरात को दर्ज कर लिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुधंश पंथ जी की, बात करें तो ये यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी हैं। तो इनको अब अपॉइंट किया गया स्टेट सेक्रेटरी, राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी इनको जो है वो अपॉइंट किया। बस यही इंपॉर्टेंट है, यही याद रखो। नेक्स्ट हम बात करते हैं नए ट्रैफिक लॉज। आपको पता है कि कलोनियल एरा के जो हमारे क्रिमिनल लॉज थे उनको अब अमेंड कर दिया गया है। जो हमारे कलोनियल एरा के, जो हमारे, जब हमारा कलोनीज यहाँ पे ब्रिटिश एरा जो है चल रहा था, अंग्रेज़ों ने जब हमारे भारत में जो है वो अपना राज किया हुआ था, उस दौरान अगर हम बात करें, हमें एज ए कॉलोनी बनाया हुआ था। तो उस टाइम पीरियड पे क्या था, हमारे क्रिमिनल लॉज क्या हुआ करते थे, कोई हिट एंड रन केस अगर होगा, कोई मार के अगर जो है वो भाग जाता है, ठीक है, उसकी हेल्प नहीं करता है, बिना हेल्प के ही वो क्या करता है, अपनी गाड़ी स्टार्ट करके भाग जाता है, तो उस केस में उस बंदे को 2 साल की जेल होगी अंडर द सेक्शन 304A ऑफ IPC। बट अब इस चीज़ को अमेंड कर दिया गया, अब ये बोल दिया कि अब 2 साल की जेल नहीं होगी, अब 10 साल की जेल होगी। कोई बंदा भाग जाता है किसी को हिट करके, जबकि उसको रुकना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन वो क्या करता है, हिट करके वो भाग जाता है, ताकि उसको डर लगता है कि कितने सारे लोग उसके ऊपर हैवी ना हो जाए, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। तो उस केस में अब 2 साल की जेल नहीं 10 साल की होगी, ये चीज़ बोली गई है। नेक्स्ट हम बात करें ब्रिक्स की, बात करते हैं तो आपको पता है ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है जी। यहाँ पे हमारे जो मेंबर्स हैं, आप देख सकते हो, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, है ना। तो पहले ये ब्रिक हुआ करता था, बाद में एस ऐड हुआ, साउथ अफ्रीका बाद में ऐड होता है, ठीक है। तो अब ये ब्रिक्स है। तो ब्रिक्स की समिट की अगर हम बात करें तो ये अगस्त 2023 में हमें देखने को मिलती है। और इसी समिट में ये बातचीत की गई थी कि बोला गया था कि 6 कंट्रीज़ को जो है वो इन्वाइट किया गया और उनको भी जो है वो मेंबर बनाया जाएगा ब्रिक्स का। ठीक है, वो कौन सी कंट्रीज़ के लिए बोला गया था कि जिनको इनवाइट किया जाएगा, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और UAE। बट यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे ये इसलिए ब्रिक्स न्यूज़ में आ गया क्योंकि यहाँ पे ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए जब बोला गया था ये 6 कंट्रीज़ को, तो उसमें से अर्जेंटीना ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया उसके इन्विटेशन को। ठीक है, ब्रिक्स के इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने बोला कि हम ब्रिक्स को जो है वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हो अर्जेंटीना ने अपना रिजेक्शन शो कर दिया कि मैं ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं करूँगा, तभी जाके ब्रिक्स जो है वो न्यूज़ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं MS स्वामीनाथन अवार्ड की, बात करें तो पता है आपको प्रोफेसर BR कम्बोज जो है उनको ऑनर किया गया है यही MS स्वामीनाथन अवार्ड से। ठीक है, उनको ये अवार्ड दिया गया है किस फील्ड में, एग्रोनॉमी की फील्ड में उन्होंने बड़ा ग्रेट कंट्रीब्यूशन अपना दिखाया एज ए साइंटिस्ट के तौर पे, एज ए स्पेशलिस्ट के तौर पे। इसलिए हम बात करें इन द फील्ड ऑफ द एग्रोनॉमी, उनको MS स्वामीनाथन अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल यूथ फेस्टिवल 2024 की, बात करते हैं। तो नेशनल यूथ फेस्टिवल 2024 जो है उसको सेलिब्रेट किया गया है कहाँ पे जी, नासिक, यानी कि महाराष्ट्र में। और इस सिटी को सिलेक्ट किसके द्वारा किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा सिलेक्ट किया गया था कि नासिक को में ही जो है नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। और हर साल हम बात करें इसको सेलिब्रेट किया जाता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। ठीक है, आपको तो स्वामी विवेकानंद जो है यूथ से इनका जो अच्छा खासा रिलेशन देखने को मिलता है, तो इसलिए इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हर साल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूथ फेस्टिवल। तो 12 जनवरी को उसको सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूथ फेस्टिवल, क्योंकि इसी दिन जो है वो नेशनल यूथ डे होता है। ठीक है, तो इसलिए आप देख सकते हो कि इसको सेलिब्रेट करने के लिए बोला गया है कहाँ पे, नासिक में।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सारस मेला की। बात करें तो सारस मेला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे सारस की फुल फॉर्म क्या है, सेल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ रूरल आर्टिशियन सोसाइटी मेला। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे क्या आपको नाम से ही समझ आ गया होगा कि जो रूरल एरियाज़ के जो भी हमारे आर्टिशियंस हैं वो क्या करेंगे, अपने आर्टिकल्स को जो हैं वो बेचेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो गांव के जो लोग हैं वो भी अपने जो बनाए हुए हाथों की चीज़ें हैं उनको जो है वो सेल पे बेच सकते हैं, उनके लिए एक इनकम भी जनरेट हो सकती है। ठीक है, तो इसी सार्स को हम बात करें ऑर्गेनाइज़ करवाया गया ताकि प्रमोट किया जाए रूरल आर्टिसियंस को, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो बेचें। और यही देखा 2023 सार्स मेला जो है 2023 का, पिछले साल का, जो लॉन्च किया गया था त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा। और उस समय की थीम क्या थी, दीदी लखपति त्रिपुरा अगर गति। तो ये कुछ ऐसी थीम थी, ये आप याद रख सकते हैं 2023 की। तो अभी भी हम बात करें सारस मेला जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवाया गया है, जिसमें जो रूरल एरियाज़ के आर्टिजियंस हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स अपने आर्टिकल्स को जो है वो सेल पे बेच सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में। ठीक है, जिससे कि उनकी इनकम जनरेशन भी होगी और उनके प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो बेचे जाएंगे। लोगों को भी जो है उनके प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलेगा, उनके टैलेंट के बारे में पता चलेगा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं क्वीन मार्गरेट टू के बारे में। ठीक है, आपको पता है क्वीन मार्गरेट जो है ये डेनमार्क की क्वीन है। ठीक है, तो आपको पता है इन्होंने रिसेंटली अभी रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस की है न्यू ईयर में ही। तो टीवी में ही बेसिकली इनके द्वारा एड्रेस किया गया था कि ये अब क्या करेंगी। ठीक है, तो अब इनके द्वारा जो है बोल दिया गया है कि ये क्या करेंगी, रिटायरमेंट ले लेंगी। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि 14 जनवरी को स्टेप डाउन कर देंगी, ये अपने पद से साइड हो जाएंगी। ठीक है, 52 ईयर्स की अब हो चुकी हैं। तो नहीं नहीं, 52 ईयर्स जो हैं इन्होंने क्या किया, पूरा रूल किया। तो आप देख सकते हो ये क्वीन बनी थी कब, 1972 में बनी थी। और 2024 में इनके द्वारा जो है वो स्टेप डाउन कर दिया जाएगा 14 जनवरी में। और उसके बाद उनके बेटे आएंगे क्राउन प्रिंस फेडरिक, तो इनका नाम याद रखो। ये सक्सीड करेंगे और ये बनेंगे किंग ऑफ डेनमार्क। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डेनमार्क में एक मोनार्क स्टेट है, तो इसलिए यहाँ के जो हम बात करें क्वीन जो डेनमार्क की हैं जिनका नाम क्या है, क्वीन मार्गरेट टू, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है, जो कि 14 जनवरी को रिटायर हो जाएंगे और इनकी जगह उनका बेटा आ जाएंगे जिनका नाम क्या है, फ्रेडरिक। ठीक है, तो ये हल्का सा याद रखो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्जियांग के बारे में। ठीक है, तो चाइना का पहला ओशन ड्रिलिंग वेसल है ये। ठीक है, डीप सी ड्रिलिंग मतलब कि ये समुंदर में जाके हम बात करें, ओशन जो बेसिन नीचे होता है वहाँ पे उसकी ड्रिलिंग की जाएगी। और ये जो हमारा चाइना का जो पहला ओशन ड्रिलिंग वेसल है उसी का ही नाम क्या है, मैंगजियांग। ओके, तो ये क्या करेगा जी, मेंटल आपको पता होगा जैसे कि हमारी अर्थ होती है, अर्थ के ऊपर एक आपके ऊपर जो है क्रस्ट होती है, इसके अंदर जो है वो मेंटल होता है, मेंटल के अंदर आपका कोर होता है। ठीक है, तो ये जो मेंटल होगा आपका, ये आपको तो बड़ा डेप्थ में होता है फ्रॉम दी अर्थ सरफेस। तो इसको एक्सप्लोर किया जाएगा और अपर मेंटल को एक्सप्लोर किया जाएगा और ह्यूमैनिटी का ये पहला अटैम्प्ट हो जाएगा। क्योंकि मेंटल में आपको पता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वहाँ पे जाना एक ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना। कोई जाएगा तो वो जल जाएगा। तो आप देख सकते हो वहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर, इतनी ज़्यादा हीट है। इवन कि वहाँ पे जो हमारे रॉक्स होते हैं, लिथोस्फेयर्स होते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स आपने सुना होगा है ना, वो वहाँ पे जाके क्या करती है, मेल्ट करती हैं। ठीक है, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है, आप सोच नहीं सकते कितना ज़्यादा टेम्परेचर है। तो बट यहाँ पे हम बात करेंगे कि अब चाइना आगे निकल कर आया है। उसने बोला है कि अपनी वो पहली ओशन ड्रिलिंग वेसल जिसका नाम क्या है, मैग्जियांग, तो उसके थ्रू क्या करेगा, वो एक्सप्लोर करेगा अर्थ के मेंटल को। ठीक है, तो ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का ये पहला अटेम्प्ट बन जाएगा। ठीक है, जो कि अपर मेंटल को एक्सप्लोर किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ISCC प्लस सर्टिफिकेशन की बात करते हैं। तो ये सर्टिफिकेशन जो है वो किसको दिया गया है, रिलायंस इंडस्ट्री को दिया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें, जामनगर रिफाइनरी जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो ये किसकी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ही है। तो ये पूरी कैपेसिटी रखती है कि ये 600 टन ऑफ पायरोलिसिस ऑयल जो है ये बेसिकली एक महीने का जो है वो जनरेट कर सकती है। ठीक है, तो उस बेसिस में हम बात करें कि यहाँ पे इसको सर्टिफिकेशन देने की बात की गई है, ISCC प्लस सर्टिफिकेशन। ओके, तो ये था जी हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, जो भी हमारे जनवरी सेकंड वीक के थे। तो बाकी लेक्चर के जो भी नोट्स रहेंगे वो आपको हम मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, जाके टेलीग्राम से PDF को डाउनलोड कर लो। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बने बनाए ही रेडीमेड नोट्स हैं। ये नोट्स बोलेंगे आप इसको
क्विक नोट्स हैं, ठीक है। क्विक नोट्स क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम से पहले इसी टाइप के नोट्स चाहिए होते हैं रिवाइज़ के लिए। ये हार्डली 5 या 10 मिनट में आपका पूरा रिवाइज़ कर देंगे, है ना। तो इसलिए कोशिश किया करो जिस टाइप से मैंने आपके नोट्स ये बनाए हैं इसी वे में नोट्स को तैयार किया करो। फ्लो चार्ट्स और ये हम बात करें शॉर्ट नोट्स की हेल्प से, ठीक है। इसी वे में आपको नोट्स तैयार करने, अगर आपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है, इवन कि कोई भी आईएएस से लेकर आपने अगर जेके एसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको इसी वे में नोट्स को बनाना होगा, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करो इसी वे में नोट्स को बनाओ, क्योंकि इस नोट्स का क्या बेनिफिट होता है, पहला तो बेनिफिट यही है कि इंटरेस्टिंग होते हैं, ये ऐसे लाइंस इस टाइप से एरो होते हैं, तो ये क्या होता है आप इस चीज़ को जल्दी से रिवाइज़ कर सकते हो, है ना, क्विक रिवीजन बचती है। वो जो कनेक्टिंग वर्ड्स इस टाइप से जो पूरी एक स्टोरी टाइप के नोट्स आते हैं ना, उसमें क्या होता है वो बोरिंग टाइप के होते हैं, वो एक बार पढ़ोगे सेकंड टाइम जब पढ़ोगे ना पूरे बोर लगते हैं, नहीं पढ़े जाते वो, ये रियलिटी है, कभी करके देखना आप, तो नहीं पढ़े जाते। और साथ में दूसरी बात क्या है कि इस टाइप के जो नोट्स होते हैं बड़े बल्की बन जाते हैं और बड़े आप बोल सकते हो कि कॉपीज़ ही बनने वाली बात बन जाती है। यहाँ पे क्या है, शॉर्ट नोट्स होते हैं, काम काम की चीज़ों को रखा जाता है, जो बेकार के कनेक्टिंग वर्ड्स हैं उनको बाहर निकाला जाता है ना। हमने कोई इंग्लिश ग्रामर थोड़ी ना करनी है, कोई हमने इंग्लिश का टीचर थोड़ी ना बनना है। तो इसलिए हमने वही कंटेंट रखना है जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए हमें हमें बेनिफिट देगा, ठीक है। चलो चलो इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और ये लेक्चर के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहाँ जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।